आज के क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन जो हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसके 50 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल वे में। और ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको क्लास को सुनिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिए। कुछ भी इम्पोर्टेंट दिखता है तो तुरंत जो है अपने नोट्स पे साथ में ही नोट्स करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर से। पहला जो क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल दिए हुए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे दिए हुए हैं, साथ में इजी मॉडरेट, और ये सारे क्वेश्चन जो है उसी बुक के हैं। ठीक है। अ, आपको बोला भी गया था कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ध्यान देना है थोड़ा सा। पहला जो क्वेश्चन दिया है कि द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज, इसी टाइप का क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। बस यहाँ दिया गया था कि टर्शियरी एजुकेशन की जगह जो है नॉन साइंटिफिक नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन भी सेम यही था शायद, लेकिन इसमें सबको अगर ध्यान देना होगा तो इसका जो सही आंसर होगा यूजीसी होगा। ठीक है, यूजीसी। अब यूजीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ध्यान से कि यूजीसी की स्थापना जो होती है 1956 में एक पार्लियामेंट एक्ट आता है जिसके थ्रू जो है यूजीसी को स्टेबलाइज किया जाता है। और इस ये जो है यूजीसी ऑपरेट एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लोग को ध्यान देना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, विद द अथॉरिटी ऑफ एलोकेटेड फंड टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यूजीसी का जो अभी वर्तमान में जो कार्य बताया जाता है वो, इसका ओरिजिनल काम जो है वो तो है बस फंड को एलोकेट करना, लेकिन साथ में ये अभी जो एक एक्स्ट्रा वर्क करती है वो है कि ये रेगुलेटर का भी काम करती है। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है एनईपी 2020 के लागू होने से पहले जो है ये एक रेगुलेटर का भी काम करती थी, लेकिन उसके बाद में एनईपी 2020 के बाद में एक अलग संस्था बनाई गई है जिसका काम होगा बस रेगुलेट करना, और फंडिंग वाला काम जो है कोई एक अलग संस्था। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी गई है जो मैं बता रहा हूँ कि रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग भी करती है, पॉलिसी फार्मुलेशन भी करती है, क्वालिटी इंश्योरेंस भी करती है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च ये करती है यूसी जो है, जो हम लोग को नेट और जेआरएफ की स्कॉलरशिप देती है। तो क्या करती है कि रिसर्च को प्रमोट करती है, करिकुलम डेवलपमेंट का भी काम यूजीसी का है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी काम यूजीसी का है, एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस का भी काम जो है यूजीसी का है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्क है यूजीसी के, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट स्टेबलाइज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन ईयर। वही अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने बात किया है कि 1956 में एक गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा यूसी को जो है ऑटोनोमस बॉडी का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1956 होगा इसका आंसर। हम लोग पीछे जस्ट इसको डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इन द टर्शियरी एजुकेशन इंक्लूड्स, टर्शियरी एजुकेशन में कौन कौन सी शिक्षाएं जो आती हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन जो होता है वो टर्शियरी एजुकेशन का एक पार्ट होता है। इसके बाद जो सी वाला भी है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको भी हम लोग टर्शियरी एजुकेशन का हिस्सा मानते हैं, टर्शियरी एजुकेशन का हिस्सा इसको मानते हैं। तो बी एंड सी का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बी एंड सी। हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जितने भी पॉलीटेक्निक, आईटीआई या कोई भी ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हम लोग टर्शियरी एजुकेशन का हिस्सा मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं। विच इज़ द फॉलोइंग रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन। तो हम लोगों ने बात किया कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जो है अभी फिलहाल यूजीसी के पास ही है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा यूजीसी। पांचवा है कि द, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाई, आइडिया ऑफ 4 पिलर
ये जो है दिया गया यूनेस्को के द्वारा दिए। हाँ, ध्यान से अगर देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर एजुकेशन वार प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। एक रिपोर्ट आई है, द लर्निंग लर्निंग द ट्रेजर विद इन। रिपोर्ट का नाम हम लोग याद रखेंगे कि इसी रिपोर्ट के आधार पे जो है यूनेस्को ने आइडिया फोर पिलर को दिया है। इसको हम लोग डेलियोर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है 1966 में पब्लिश हुई, 1996 में पब्लिश हुई, 1996 में। और फोर पिलर ऑफ एजुकेशन अगर बोला जाए तो क्या है? पहला ये इनका मानना है कि लर्निंग टू नो, किसी को अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहिए तो वो अपनी जानकारी के लिए पढ़े। दूसरा है कि लर्निंग टू डू, कोई अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो वो कुछ करने के लिए सीखे। लर्निंग टू बी, हमें अगर कुछ बनना है तो हम उसके लिए पढ़ें। छठवां लर्निंग टू बी लिव टुगेदर। ये चार पिलर जो है आइडिया फोर पिलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। फोर पिलर ऑफ एजुकेशन, इसको हम लोग थोड़ा सा नोट करें। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो ये था आइडिया फोर पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय यूनेस्को। आगे बढ़ेंगे, द नेम ऑफ प्लान टू इंक्रीज इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान? का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो है जो शुरू किया गया है 2013 में, तो हम लोग रूसा के नाम से जानते हैं। इसका जो काम है, ये अभियान इसलिए शुरू किया गया था कि भारत में 12th तक की शिक्षा जो है मोस्ट ऑफ द कॉमन थी। लगभग मैक्सिमम लोग जो है 12वीं तक पढ़ाई करते थे। लेकिन उसके बाद जो इनरोलमेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है हायर एजुकेशन के। तो इस हायर एजुकेशन के फील्ड में जो है इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग रूसा के नाम से जानते हैं, ये 2013 ईस्वी में शुरू किया गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योर इक्विबिलिटी इक्विडल एक्सेस, सबको जो है बराबर एक्सेस मिल सके। इसलिए जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हायर एजुकेशन के फील्ड में जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। फंडिंग इसका कौन देखता है? स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ये फंडिंग करता है। फोकस एरिया क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिसर्च, इनोवेशन, गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट। ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट इसके क्या है? न्यू यूनिवर्सिटीज, अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेज, क्रिएशन ऑफ मॉडल डिग्री कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट्स। यही सब चीज़ें जो है यहाँ दी गई है। थोड़ा सा एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ जब मिलेगा तो। इतना हमको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर शिक्षा अभियान जो है 2013 ईस्वी में शुरू किया गया है। और इसका मेन फोकस क्या था? कि क्वालिटी इन्हेंस के लिए, हायर एजुकेशन के फील्ड में जो है क्वालिटी इन्हेंस के लिए इसको शुरू किया गया था। साथ में हम लोग सर्व शिक्षा अभियान को देख लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 ईस्वी में शुरू किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा जो है ग्रेड 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को यूनिवर्सल सार्वभौमिक बनाने के लिए, कि सबको जो है लगभग प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। कब? 2001 ईस्वी में। और ये कब शुरू किया गया? जब राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में एक राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट पारित किया जाता है। इसके साथ जो ये अलाइन कर लेते हैं। और फोकस एरिया अगर इसका बात करें तो एक्सेस टू एजुकेशन, रिटेंशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स, ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो प्रारंभिक प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं इनके द्वारा बनाया जाएगा। टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के ऊपर भी ये वर्क करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी वर्क करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यह है इनका। बाकी मिड डे मील योजना को जो है इसके साथ जोड़ा जाता है।
ये सारी चीज़ें जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान की, इतना याद रखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान जो है शुरू किया गया है 2001 ईस्वी में। और इसका फोकस एरिया अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, जिसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, प्राइमरी, और इसके ऊपर जो है इनका वर्क करने का काम था। अगला अगर देखें, विच आर द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो एक्टिव यूनिवर्सिटीज। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो एक्टिव यूनिवर्सिटी? प्रो एक्टिव यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको स्टेबलाइज करने के पीछे मोटिव ये रखा गया है कि मे भी फ्यूचर में इस तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता हो सकती है। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात इसमें की जाती है, जैसे कि आगे की चीज़ों को सोच के कुछ यूनिवर्सिटीज को स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे कि आज से 10 साल पहले अगर किसी ने एआई के लिए कोई यूनिवर्सिटी अगर स्टेबलाइज किया होता तो उसको हम लोग प्रो एक्टिव यूनिवर्सिटी बोलते हैं। थोड़ा सा देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि स्वदेश ने बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड सभी वर्क को जो है यूनेस्को देखती है, तो इसका भी सही आंसर होगा यूनेस्को। और प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का मतलब अगर थोड़ा सा देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व एन इंस्टीट्यूशंस दैट एक्टिवली एंटिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वॉल्विंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक कम्युनिटी। जो हमारे ज़रूरतों को ध्यान में रख के जो यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज की जाती है, और इसमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात किया जाता है कि मे भी आगे चल के हमें इस तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता हो सकती है, को ध्यान में रख के कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज की जाती है तो उसको हम लोग प्रो एक्टिव यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। इट गो बियॉन्ड द ट्रेडिशन रोल्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, इंगेज विद द वेरियस स्टेक होल्डर, फॉरेस्टिंग इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग द सोसाइटियल डेवलपमेंट। यही बोल रहे हैं कि ये जो है ट्रेडिशनल, जो हमारे मेथड है, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उससे हट के थोड़ा सा पे वर्क देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी। समझ में आ रही सारी चीज़ें? अगला है कि डेस्टिनी ऑफ द इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये स्टेटमेंट किसका है? भारत की नियति उसके कक्षा में ही आकार ले रही है। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग हर क्लासरूम, बताइए किसका, किसके द्वारा बोला गया है? का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ये स्टेटमेंट जो है हमारा एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 66 के बीच में जो आता है, उसमें ये बोला जाता है कि भारत की जो नियति है कि कक्षाओं में ही वो आकार ले रही है, मतलब कि इंडिया का फ्यूचर जो है क्लासरूम में डेवलप किया जा रहा है। अब थोड़ा सा देख लेंगे एजुकेशन कमीशन के बारे में कि एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 के बीच में जो, इसी को हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। आवाज़ जा रही है हमारी ना? ओके। एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966 के बीच में जो आता है, इसी को हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन माना जाता है भारत में हायर एजुकेशन के फील्ड में। इसका स्टेब्लिशमेंट देखें तो द कमीशन वाज स्टेबलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, जो एक प्रकार के साइकिस्टिक शिक्षाविद हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एज एक्सेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, रिकमेंड मेजर्स फ्रॉम इट्स इम्प्रूवमेंट विद द फोकस ऑन द एक्सपेंडिंग एक्सेस इन एजुकेशन एट ऑल लेवल। सभी लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों लेवल पे जो है ये वर्क कर इस कमीशन का जो है कार्य हम लोगों को देखने को मिलता है। स्कोप इसका क्या है, द इट कवर ऑल एक्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, जैसा कि हमने बोला अभी, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं किसी भी एजुकेशन के फील्ड में, सभी पे ये वर्क करते हैं। इसके रिकमेंडेशन के अगर ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कमीशन रिकमेंड एम्फेसाइज यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक
प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ये बात करते हैं, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोठारी आयोग जो है वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात करता है, ये एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर भी बात करता है, वयस्क शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी ये बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही भी ये बात करते हैं। पांचवा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये बात करते हैं कि द प्रपोज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये बात करते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर जो ये बात करते हैं। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मेथड, लर्निंग रिसोर्सेज के ऊपर भी ये बात करते हैं। सातवां है रीजनल डिस्पार्टीज। रीजनल डिस्पार्टीज का मतलब है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर जो अगर कोई वर्क करना चाहता है तो वहाँ के रीजनल नीड को ध्यान में रख के कि वहाँ के कौन सी जो है क्षेत्रीय ज़रूरत है, इसको ध्यान में रख के वहाँ के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है कार्य किया जाना चाहिए। इसी का मतलब है रीजनल डिस्पार्टीज। ठीक है, तो ये था एजुकेशन कमीशन जिसका ये स्टेटेड डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द आवर क्लासरूम, इन आवर क्लासरूम। ठीक है, क्लियर है ना? अगला है कि चीर, CHEER का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, पहली बार जो है रेडियो के थ्रू जो है बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो कार्य करने की कोशिश की गई, उसी प्रोग्राम को हम लोग चीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। इसका अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ लिखा गया है कि चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो refers to an educational initiative that utilize radio broadcasting to enrich and enhance the education of children। तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जब रेडियो के थ्रू जो है बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जब बात करने की कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो उसको हम लोग चीर के नाम से जानते हैं। इसका डेट हम लोग सर्च कर लेंगे थोड़ा सा कि कब ये हुआ था, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता। ठीक है, अगला है कि एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंडिया इन द ईयर। पहली बार जो है टीवी के माध्यम से शिक्षा को भारत में कब प्रोवाइड कराया जाना शुरू किया गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 1968 में जो है पहली बार एजुकेशनल टीवी जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखेंगे हम लोग थोड़ा सा 1968 में जो है पहली बार एजुकेशनल टीवी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी आर ऑर्गेनाइजेशन वर कॉन्स्टिट्यूशनली assigned the task of coordination and determination of standard of institution in higher education। बहुत ही सिंपल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को संवैधानिक रूप से सौंपा गया कि उच्च शिक्षा के संस्थानों के मानकों के समन्वय और निर्धारण का कार्य करे? बहुत अच्छा, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अभी तक जो है भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं सभी के जो है कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन का स्टैंडर्ड जो है तय करने के लिए कार्य सौंपा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टर्म इन द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया इससे जस्ट पहले वाले क्लास में, बताइए इसका आंसर। यही क्वेश्चन जो है देखिए कि पूछा भी गया था। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो रिपोर्ट आता है तो हम लोग
मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। कब आता है? 1854 में, 1854 में। थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये जो है सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। इनका जो कार्यकाल है, ये एक प्रकार के ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो क्या करते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बीओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं 1859 से लेकर 1866 में। ये उतना हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है इसमें हायर एजुकेशन क्षेत्र में, लेकिन ही प्लेड द, यहाँ दिया गया है कि 1854 में इनका डिस्पैच ऑन एजुकेशन आता है, जिसको हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो था एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा है कि लोकल इनिशिएटिव्स। लोकल इनिशिएटिव का मतलब है कि एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए हमें रीजनल इनिशिएटिव लेने चाहिए। ये बात इनके द्वारा बोली गई थी, जैसे कि जिस क्षेत्र की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें इनिशिएटिव्स को जो है लाना चाहिए। फंडिंग के ऊपर ये बात करते हैं। ये एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो लेके फंडिंग से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चलते आ रहा था, हम लोग देखते हैं कि 1813 में जो 1 लाख रुपए खर्च करने के ऊपर जो बात की गई थी, उस डिस्प्यूट के ऊपर वे बात करते हैं कि फंडिंग को जो है कैसे और बेहतर बनाया जाना चाहिए। करिकुलम के ऊपर बात करते हैं कि कौन सी जो है करिकुलम भारत में होनी चाहिए। टीचिंग ट्रेनिंग के ऊपर ये बात करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे कि ये लोकल इनिशिएटिव के ऊपर बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, फंडिंग के ऊपर भी इनका बात है, और करिकुलम के ऊपर भी ये अपना रिपोर्ट देते हैं, और ये टीचर ट्रेनिंग को लेके भी बात करते हैं। ठीक है, गुड डिस्पैच हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास वर सेट अप फॉलोइंग गुड डिस्पैच के ऊपर के बाद जो है 1857 ईस्वी में भारत में 3 विश्वविद्यालय जो है खोले जाते हैं, जो एफिलिएट थे लंदन यूनिवर्सिटी के से। हम लोगों ने पहले भी बात किया है। सबसे पहले जो है कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। अगर ध्यान से देखें तो ये शायद जनवरी में, ये जून में और ये सितंबर में खोले गए 1857 में। अगर किसी को क्लियर याद है तो बता दीजिए, कलकत्ता को कब स्टेबलाइज किया गया था? जनवरी। कलकत्ता को जनवरी, और बॉम्बे को जून में, और मद्रास को सितंबर में। सारी का डेट जो 1857 ही है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और इन सारे यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना जो है हमारे 1854 के वुड डिस्पैच के बाद किया जाता है। हाँ, सारे लंदन यूनिवर्सिटीज से जो एफिलिएट थे और उसी के तर्ज पे जो है खोले गए थे। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी ये कैंपस फ्री थी। यहाँ पे जो है कैंपस इसका स्टेबलाइज नहीं था। चौथा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फाउंडेड इन द ईयर। बहुत सिंपल है, 1887। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो 1887 में बनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1882 में बनाया गया। अगर भारत में पूछा जाए कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत में पूर्ण रूप से खोली गई थी, तो वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में। उसके बाद खोली जाती है 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो थोड़ा सा अगर बात देखा जाए तो ये जो है 23 सितंबर 1887 में बनाया गया था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। उसके बाद इसके स्टेबलिज में अगर ध्यान दिया जाए तो जो सर विलियम मुइर थे, लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि मुइर कॉलेज जो है इलाहाबाद में है, उसके पीछे इस यूनिवर्सिटी को निर्माण करने में सर विलियम मुइर का जो है बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तीसरा है कि स्टेटस, इट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 2005 में जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। कैंपस के बारे में बात की जाए तो इलाहाबाद में इसका कैंपस है, जो फिलहाल में प्रयागराज है। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे कि विलियम मुइर के द्वारा जो है इसको स्थापना इसका किया गया था।
और इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है 2005 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप इन द 1945 टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग द थ्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। अब देखेंगे कि 1945 में कौन से कमीशन कौन सा जो है इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जा सकता है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था उसको बनाया गया 1953 में। 1953 में इसको बनाया गया था। सही है ना, 1953। और 1956 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो है वो दिया जाता है। ये जो सेकंड वाला है, इसकी स्थापना जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को 1945 में बनाया जाता है, लेकिन ये जो है यूके की एक गवर्निंग बॉडी है। ऐसा मैंने अभी पढ़ा है, एक बार आप लोग भी देखिएगा थोड़ा सा। तो 1945 में तीन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के कार्य प्रणाली को देखने के बाद सेकंड वाले की स्थापना की जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ठीक है, एक बार सर्च करिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी में जो है अंतर है। के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे कि इसकी स्थापना 1925 में होती है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना भी लगभग 1925 के आसपास ही होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। अगला है कि द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज आल्सो टर्म एज। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक कमेटी की स्थापना की जाती है जो भारत में आती है और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स करती है। उसको हम लोग, ये इसका सही होगा, सार्जेंट रिपोर्ट की स्थापना जो है हम लोग पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट के रूप में हम लोग को देखने। सार्जेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये 1947-49 में इसकी स्थापना की जाती है। वाच ए सिग्निफिकेंटली डॉक्यूमेंट इन हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया। ठीक है। बैकग्राउंड इसका देखें, द सार्जेंट कमेटी चेयर्ड बाय द सर जॉन सार्जेंट वाज अपॉइंटेड in 1947 by the government of India to the assess the state of higher education in country and make recommendation for its development. Objectives का क्या था? Evaluate the existing higher education system, identify the deficiency and propose measure to enhance the quality and accessibility of higher education in। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ऑब्जेक्टिव्स का क्या था कि भारत में जो वर्तमान में उस समय वर्तमान तक जो हायर एजुकेशन सिस्टम था उसको इवेलुएट करें, अगर उसमें कोई कमी है तो इसके द्वारा बताया जाए, और इसको कैसे और क्वालिटी को कैसे इनहेंस किया जा सके, कैसे क्वालिटी को सुधारा जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ ये उपाय सुझाए। फाइंडिंग्स क्या 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 थी? द सार्जेंट रिपोर्ट हाईलाइटेड द सर्वर शॉर्ट कमिंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम एट द टाइम इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ये बताया जाता है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन ये बताया जाता है। डिस्पार्टी इन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द रीजन, वही बोला जाता है कि भारत में रीजनल हायर एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा कम है। रिकमेंडेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ हायर एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, enhancement of teacher training programs and recruitment for qualified faculty, promotion of research and innovation in universities, emphasis on the vocational and technical education to cater to the needs of industry and agriculture। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन जो थी सार्जेंट रिपोर्ट की, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट जो 1947 में आता है और इसको हम लोग पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट कमेटी या कमीशन भी बोलते हैं।
ठीक है, तो याद रखेंगे अब लोग। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि विच आर द सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट प्रोवाइड द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। यूजीसी एक्ट जो है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि उसमें जो सेक्शन 12 है वो बात करता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस के ऊपर जो बात की जाती है वो प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस, ये तीनों जो देखा जाता है इसी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत जो है वो देखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेक्शन 12। एक बार ध्यान दे देंगे हम लोग थोड़ा सा, 15, 25 और 28 भी क्या है, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा कभी, नहीं तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं। अगर ध्यान से देखें सेक्शन 12 के बारे में, तो ये यूजीसी एक्ट जो आया था 1956 में, उसमें तीन चीज़ों के ऊपर बात की गई है, प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्ड एंड कंसल्टेशन। ये तीन चीज़ें जो है सेक्शन 12 के तहत जो है जाती है। अगला क्वेश्चन अगर देखें कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली की उत्पत्ति एल्फिंस्टन मिनट, इसमें अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट किस साल पेश की गई थी? बताइए एल्फिंस्टन मिनट कब आया था? 1835? 1834-35 में आता है मैकाले मिनट, याद रखेंगे। एल्फिंस्टन मिनट जो आता है वो 1823 में आता है। ध्यान से अगर देखें तो एल्फिंस्टन मिनट रेफर्स द एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी एडवोकेट बाय द एल्फिंस्टन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ये 1819 से लेकर 1827 तक बॉम्बे के जो है गवर्नर थे। बैकग्राउंड इसका क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर ये बात करते हैं कि एल्फिंस्टन रीओन हिज एफर्ट टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। एक एल्फिंस्टन कॉलेज है मुंबई में, जो अभी तक भी वर्तमान में जो है बना हुआ है। अगर ध्यान से देखें एल्फिंस्टन कॉलेज जो 1835 में बना जाता है, विच बिकम ए प्रोमिनिएंट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न इंडिया। ये बात जो इसमें की जाती है। पीडीएफ जो आपको भेजा गया उसमें एल्फिंस्टन मिनट के ऊपर जो बहुत अच्छे से डिटेल में एक पेज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बाकी इतना याद रखेंगे कि एल्फिंस्टन मिनट जो 1823 ईस्वी में आया, एल्फिंस्टन मिनट के तर्ज पे जो 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना मुंबई में किया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एल्फिंस्टन मिनट में जो बात की गई है उसमें इंग्लिश एजुकेशन और यूरोपियन एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर जो है ज़्यादातर बातें की गई हैं। अगला है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेटअप इन 1925, promote university activities by the sharing information and cooperation in the field of education, culture, sport and aligned area, now it is known as। के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो था उसको 1925 में जो बनाया जाता है, बाद में इसको कुछ समय में 28 में डिजॉल्व किया जाता है, फिर 1935 में इसको फिर से बनाया जाता है, और इसको हम लोग बाद में नाम जो है चेंज करके बताइए क्या रखते हैं? नहीं नहीं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। पर ध्यान से देखा जाए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, जस्ट पीडीएफ में बात लिखी,
कि वर्ष 2025 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका बाद में नाम परिवर्तित होकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। और अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक सांस्कृतिक और संबंधित से आदान प्रदान किए जाने लगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये लिखा गया है नाम। इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वहाँ जो लिखा गया है 25 में इसकी स्थापना की जाती है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की। ठीक है। 25 में स्थापना की जाती है, 29 में जो है बाद में इसको इसके नाम को परिवर्तित करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया जाता है। लेकिन 1929 में जब CABE की स्थापना की जाती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसको जो है इसमें डिजॉल्व कर दिया जाता है। डिजॉल्व करने के बाद जो है इसको कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। लेकिन 1935 में जब ये आता है कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935 जब आता है, तो उसमें फिर से जो है CABE की स्थापना को बहाल कर दिया जाता है। और तब से लेके आज तक जो ये CABE के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बताइए। इसको हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं फिलहाल। ये वही बात लिखी गई जो वहाँ लिखा गया है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एंड द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? बताइए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से किसको जानते हैं चारों में से? ये भी हम लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में। सेडलर आयोग जो आया था, सेडलर आयोग को ही हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आल्सो नेम द सेडलर कमीशन वाज अपॉइंटमेंट इन द 1970 to investigate recommended reforms to University of Calcutta and the higher education system in British India। अगर इसकी बात की जाए तो कमीशन वाज सप्लाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माइकल अर्नेस्ट सैडलर, एन इमिनियंट एजुकेशनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वाज एक्सेस द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन बंगाल एंड रिकमेंडेड मेजर टू द इट इम्प्रूवमेंट। इट एम टू द address issues such as the curriculum relevance, infrastructure deficiency, governance challenge। स्कोप इसका क्या क्या है वही बात की जाएगी। while focus the University of Calcutta, the commission recommendation had broader implementation higher education across the British India। की जो रिकमेंडेशन थी वो ब्रिटिश कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी रिकमेंडेशन को जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई किया गया। ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग कि 1917 ईस्वी में जो सैडलर आयोग आया था उसी को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको पहले भी बताई गई थी, एक बार फिर से बताई जा रही है। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करना है और ध्यान से जो को याद रखना है। विच इज़ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन इन इंडिया? बताइए इसका आंसर। पहला नीतिगत उपाय माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बूट डिस्पैच, इसको भारत का पहला पॉलिसी मेजर्स रिकॉर्डिंग द हायर एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है, बूट डिस्पैच को याद रखेंगे हम।
विच आर द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ 10+2+3? सही है। पहली बार कोठारी आयोग में 10+2+3 का बात किया गया, तो उससे पहले नहीं किया गया था। जो लोगों ने सैडलर कमीशन पढ़ा होगा तो वहाँ आपको बहुत ध्यान से बताया गया होगा कि 10+2+3 की पहली बार जो बात की गई थी वो सैडलर कमीशन में किया गया था। इसके बाद इसी को जो है रिवाइज करके कोठारी कमीशन में दोहराया जाता है, और वर्तमान तक जो है NEP 2020 के पहले तक जो है बात चली आ रही थी वो कोठारी कमीशन के द्वारा प्रपोज +3+ 10+2+3 की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है 10+2+3 का अग्रदूत है, पहली बार किसने सबसे बात की थी? तो सैडलर कमीशन जो था उसमें सबसे पहले जो है 10+2+3 की बात की गई थी। ये बात PDF में लिखा होना चाहिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा। देख लेता हूँ। देखिएगा इसमें आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मैंने ये बात बताई होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या द फॉलोइंग कमीशन मंडेस सेटिंग द UGC एंड इट्स आल्सो नोन। क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था, टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राधा कृष्णन कमीशन जो आया था उसी के प्रस्ताव से जो है UGC की स्थापना की गई थी, और उसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यही क्वेश्चन था शायद। ऐसा देख लेंगे हम लोग। राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना जो की गई थी 1948 में की गई थी, और 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिक की। 1948 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑब्जेक्टिव्स के क्या थे? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राधा कमीशन आल्सो एक्सेस द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, रिकमेंड मेजर्स फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्कोप इसका क्या है? Commission's mandate covers various aspects education, university education, including curriculum development, teaching standard, research priority, governance structure, and role of the university and national। ये सारी चीज़ें पे इनका वर्क है। करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग स्टैंडर्ड, रिसर्च प्रायोरिटीज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन नेशनल डेवलपमेंट। फाइंडिंग इनके रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया था? insufficient funding and resources, imbalance between the teaching and research, lack of autonomy and academic freedom, need of educational reforms to the align with the national goals and societal need। ये कमी बताई गई है इनके द्वारा, ये कमी बताई गई है इनके द्वारा। पांचवा रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग, ये कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैटर इंक्रीजिंग डिमांड, improvement of teaching method and faculty qualification, promotion of research and innovation in universities, strengthening of academic planning and management, introduction of measures to enhance student welfare and participation in the university governance। सारी चीज़ें समझ में आ रही सबको? किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कोई भी कभी भी पूछ सकता है। क्लियर है सबको?
इतना याद रखना है कि राधा कृष्ण आयोग की स्थापना जो है, बताइए सोनू, कुछ स्वदेश कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके ओके, बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट इन टाइटल एज द एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट? इन चारों में से किस रिपोर्ट का नाम जो है इस टाइटल के आधार पर देखा जाता है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। राधा कृष्णन आयोग की जो रिपोर्ट थी, का जो टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट जो थी उसको हम लोग एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला है 25वां जो क्वेश्चन है कि नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सेटअप इन 1972 वाज हेडेड बाई? कोठारी आयोग के द्वारा जो है, जब पहली बार 10+2+3 के बाद के जो है संतुष्टि दी गई, तो इससे रिलेटेड एक बार 1972 में एक और कमेटी की स्थापना की जाती है। इसकी अध्यक्षता जो की इन्होंने की थी उनका नाम था पीडी शुक्ला। पीडी शुक्ला ने जो है इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग कि पीडी शुक्ला के द्वारा 1972 में जो कमेटी की गठन की गई थी 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने से रिलेटेड, कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं ये बताइए, कौन कौन से इसके प्लस पॉइंट हैं ये बताइए। तो उसकी रिपोर्ट जो है तैयार किया गया था पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में। अगर ध्यान से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो इंटरनेट आर्काइव पे की जो है को एक प्रति देखने को मिल सकती है। आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिपोर्ट प्लस पब्लिक किया गया है, लोग देख सकते हैं कि रिपोर्ट ऑन द नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो पीडी शुक्ला हैं, जो इसके चेयरमैन। यही क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है। और इसको इसके डेट को अगर देखा जाए तो ये पब्लिश डेट जो है इसका 1973, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये रिपोर्ट जो है अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंटरनेट आर्काइव पे रिपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इतना याद रखेंगे कि रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर पीडी शुक्ला के द्वारा जो है की अध्यक्षता जो है वो की गई थी। बाकी कई जगह इसका आंसर जो कोठारी आयोग को ही सही माना गया है, तो वो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एक अलग से जो है कमेटी का सेटअप किया जाता है 1972 में। इसकी अध्यक्षता जो है पीडी शुक्ला करते हैं, और उसका काम था कि 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम जो है जांच करना। अगला कि द फॉलोइंग कमीशंस वर सेटअप इन द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस? बताइए। ये 3 कमीशन है कि सेटअप जो है कब इसको लाया गया था। पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तीसरा एजुकेशन कमीशन। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये सबसे पहले सेटअप किया गया था 1948 में। तो 2 ऑप्शन में सबसे पहले है, 2 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 1 2 3। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की तो इसको कब सेटअप किया गया था बताइए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? नाइनटीन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना जो है 1951-52 है। ऐसा ध्यान देंगे। वैसे एग्जैक्ट डेट अगर बात की जाए तो 23 सितंबर 1952 ये आता है। जो मुदलियार कमीशन जो था इसी को हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और सबसे लास्ट में जो है एजुकेशन कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? कोठारी आयोग को शायद एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1964 में जो कोठारी आयोग आया था तो हम लोग एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो सही होगा। सही समय पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड द स्पेंडिंग 500 करोड़ टू स्पेंड बेसिस ऑफ एवरी ईयर यूज। बताइए। एम शर्मा जो कमेटी था कि 500 करोड़ की खर्चा जो है हमारे हर साल साइंस के फील्ड में किया जाना चाहिए। एम शर्मा कमेटी के ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लें तो नोन एज द एम शर्मा कमेटी वैसे 2015 में इसकी स्थापना की गई। एचआरडी के द्वारा चेयरमैनशिप एम एम शर्मा के पास थी। ये जो है वाइस 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 चांसलर थे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर ऑफ इंजीनियरिंग, वाइस चांसलर हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू मैंडेट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी एंड कमीशन लाइट ऑफ कंटेम्प्ररी चैलेंज एंड डेवलपमेंट इन द हायर एजुकेशन। तो हम लोग याद रखेंगे शर्मा कमेटी की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में जो की गई है। उन्होंने बोला था कि 500 करोड़ की जो खर्चा होना चाहिए वो हमारे साइंस के फील्ड में जो है रिसर्च हो रहे हैं के द्वारा किया जाना चाहिए प्रत्येक साल। याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा शर्मा कमेटी। 28वां है कि द कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच रिकमेंडेड ऑटोनोमी ऑफ आईआईटी वाज हेडेड बाय। इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात की है बहुत अच्छे से कि प्रोफेसर अनिल काकोदर कमेटी जो थी इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे ये बोला गया था कि जो आईआईटी जो हैं इसको ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, स्वायत्त बना देना चाहिए। नील कॉकोदर कमेटी जो बनाई गई थी 19 कॉकोदर कमेटी 2011 इसमें बना है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाए गए थे, एमएचआरडी के द्वारा। और ये जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर रिकमेंडेशन के ऊपर बात करें तो जो बात वहाँ ली गई है वही बोला गया है कि इनहेंस द ऑटोनॉमी एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईआईटीज। ये बात की गई है अनिल काकोदर कमेटी में। बाकी जो है एक बार अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, इसमें कौन कौन सी बातें जो है और बताई गई है। लेकिन इतना याद रखेंगे कि अगर कहीं भी आईआईटीज के ऑटोनॉमी की बात आती है तो 2011 में जो अनिल काकोदर कमेटी बनाई गई थी उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल जो है वो माना जाता है। अगर एनकेसी की बात करें, नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2005 ईस्वी में बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, स्वयं पित्रोदा थे। 13 जून 1905 ईस्वी में बनाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, स्वयं पित्रोदा के चेयरमैनशिप में बनाया गया है।
और इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या देख देख सकते हैं हम लोग कि डायरेक्शन टू रिफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, हार्सेनिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हायर एजुकेशन के फील्ड में जो है आईसीटी का यूज कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ये इनके द्वारा बताया गया था। अगला है कि ये कमेटी वाज सेटअप इन द 1990 टू रिव्यू एनईपी 1986 इट रिपोर्ट। हाँ, ये याद रखेंगे हम लोग कि एम पित्रोजा का जो रिकमेंडेशन था उसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि यूनिवर्सिटी की संख्या जो है 2014 तक, 15 तक, 15 तक जो है 1500 यूनिवर्सिटी भारत में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसी में शायद आगे आपको पहले ये क्वेश्चन देखेंगे कि कमेटी वाज सेटअप इन 1990 टू रिव्यू एनईपी 1986। की रिपोर्ट की टाइटल जो थी टूवर्ड्स एन इनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी स्टेटेड द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इनकरेज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड रेगुलेशन रेदर देन क्रिएटिविटी। एक ये आचार्य रामामूर्ति कमीशन की स्थापना की जाती है 1990 में। इनका रिपोर्ट जो इस टाइटल के आधार पे आता है, टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। आचार्य रामामूर्ति कमेटी ऑफिशियली आचार्य रामामूर्ति कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वही बातें जो यहाँ लिखी गई है कि 1990 में इसको बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? रिव्यू एंड मैंडेट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूजीसी। और स्कोप इसका क्या था? इन सारे को पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें वही है जो हमने बताई है। इतना याद रखेंगे कि 1990 में जो 1986 से रिलेटेड जो कमेटी सेटअप किया गया था, का जो टाइटल था टूवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये नोट कर लेंगे हम लोग। इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया था उसको जो हेड किया गया था आचार्य रामामूर्ति के द्वारा किया गया था। यशपाल कमेटी के ऊपर अगर देखें तो 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कमेटी एंड एडवाइस टू रिनोवेशन एंड रिजुवेशनल हायर एजुकेशन। 2008 ईस्वी में यशपाल कमेटी की स्थापना की जाती है। बाकी सारी चीज़ें जो इसका हम लोग एक बार पीडीएफ से देख के पढ़ लेंगे। 32वां की चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमेटी अपॉइंटमेंट appointed in 1969 for the purpose of administrative legislation of the university was। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गटकर। ईस्वी में यूजीसी कमेटी के जो चेयरमैन थे बनाए गए थे, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गटकर को बनाया गया था फॉर पर्पज ऑफ। हाँ बताइए स्वदेश। 1969 में ये जो यूजीसी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, डॉक्टर पीबी गजेंद्र गटकर। Which of the following personality headed the committee recommended setting up 1500 universities so as they achieve the target gross enrollment in 30%? बताइए, अभी इस पे हम लोगों ने बात किया। सैम पित्रोदा। अभी हम लोगों ने बात किया था कि इनकी रिकमेंडेशन जो थी कि भारत में 1500 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसके आधार पे 30% टोटल ग्रास इनरोलमेंट रेट परसेंट तक प्राप्त किया जा सके।
Which of the following percentage figure was recommended by the both Kothari Commission and National Policy that should be done in education 1980 पे भी हम लोगों ने बात किया बहुत अच्छे से कि एनईपी 2020 की बात किया जाए, एनईपी 1986 की बात किया जाए, दोनों में जो है ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य को जो है अपने जीडीपी का 6% हिस्सा जो है एजुकेशन के सेक्टर में खर्च किया जाना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी। विच आर द फॉलोइंग स्टेट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? सबसे अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में 7, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शायद 6 यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश यूनिवर्सिटी हैंडबुक? यूनिवर्सिटी हैंडबुक कौन पब्लिश करता है? का सेकेंड आंसर जो सही होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये जो है यूनिवर्सिटी हैंडबुक को पब्लिश करता है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1925 में सर मॉरिस ग्रेवर के लीडरशिप में जो किया गया था। बाकी सारी चीज़ें इसमें हम देख लेंगे थोड़ा सा। इन द ईयर ऑफ वाज द एसोसिएशन ऑफ वही पीछे हम लोगों ने बात की 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना जो है 1925 में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज नॉट एम्पावर्ड टू ब्रिंग ए यूनिवर्सिटी इनटू एग्जिस्टेंस? बताइए। इस आंसर में पूछा जा रहा है कि इसमें से किसको जो है यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यूजीसी होगा। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी बनाती नहीं, यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कर सकती। किसी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यूजीसी के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की। हाउ मेनी यूनिवर्सिटी वर सेटअप अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। 16 होगा। और सबसे अधिक अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि 2 यूनिवर्सिटी बनाई जाती है बिहार में, बाकी बहुत सारी जगह पे एक एक अगर ध्यान से देखा जाए पे हुआ था। ये टोटल जो है 17 यूनिवर्सिटी यहाँ बनाया जाता है, लेकिन 3 यूनिवर्सिटी जो है वो कन्वर्टेड थे, मतलब कि वो पहले से यूनिवर्सिटी थे उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चेंज किया जाता है। 14 ऐसे यूनिवर्सिटी जो थे वो नए थे, उसमें से 2 जो है वो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार TUSB, और एक मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे हम। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद इन द यूनिवर्सिटी? भारत में सबसे अधिक किस टाइप की यूनिवर्सिटी है वो पूछा जा रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस? का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माना गया स्टेट यूनिवर्सिटी। पर देख लेंगे हम लोग। स्टेट यूनिवर्सिटी का नंबर यहाँ पे हम
देख लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 460 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 135 है, 125 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 430 है, ओपन यूनिवर्सिटी 14 है। सबसे अधिक जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। 125। यूनिवर्सिटी हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कार्ड। सेंट्रल कैंपस है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड फंडिंग टू द इंदिरा गांधी नेशनल। को जो है फंडिंग करने वाली जो संस्था है वो MHRD है। डायरेक्ट ये फंडिंग इसको। द यूनिवर्सिटी डेट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू द इट्स ओन। स्टार्टिंग जगह जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री करती हो। द यूनिवर्सिटी डेट टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू द इट्स ओन चैनल। सबको पता होना चाहिए इग्नू जो वो टेलीकास्ट करती है अपने चैनल के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अथॉरिटी आज द एट द टॉप हायरार्की इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में सबसे टॉप हायरार्की पे कौन होते हैं? विजिटर एंड चांसलर। द स्टेट विद द मोस्ट यूनिवर्सिटी इज। ये बताइए सबसे अधिक यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है? राजस्थान सही होगा, एक बार देख लेंगे हम लोग। तो भी हमने चेक किया। अगर ध्यान से देखें तो सबसे अधिक जो है टोटल यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में है। 87 है अभी फ़िलहाल में। 87। इसके बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 70। इसके बाद जो है यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में 82। 82 के बाद जो है आ जाएंगे हम लोग। 82 भी जो है कर्नाटक में भी है। 87 कर्नाटक में 82 है। बिहार में अगर इसमें देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी दिया गया है तो उसको हम लोगों को माइनस करना होगा। नहीं तो गुजरात में देखिए 197 दिखा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तमिलनाडु जो है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, 28। सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 21 है, कर्नाटक में 14 है, और दिल्ली में जो है 9 है। फिर अगले क्वेश्चन यही है कि कौन से स्टेट में सबसे अधिक डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये हम लोगों ने। हाँ, तमिलनाडु में सबसे अधिक डीम्ड यूनिवर्सिटी 28। 48वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन रिसर्च फाइंडिंग टू रैंक पल है। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा 2022-23। तो उसका जो सही आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। ये भी करंट का क्वेश्चन हो सकता है। इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय महत्व संस्थानों को शिक्षा में बताइए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको हम लोग राष्ट्रीय महत्व के
शिक्षा संस्थान घोषित कर सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है, स्टेट उसको नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। सबसे लास्ट में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ओनली ऑफिशियल कॉमनवेल्थ एजेंसी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ ब्रिटेन, एक है वैंकूवर कनाडा में जो है कॉमनवेल्थ का एक एजेंसी लोकेट करता है, बैंक कनाडा में। ठीक है, आज ये रहे केवीएस मैदान के 50 क्वेश्चन। अच्छा लगा होगा आप लोगों को। नहीं लगा होगा तो पढ़ने की ज़रूरत। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, मैंने देखा था केवीएस मैदान को एक बार परसों, तब मुझे लगा कि इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसी के आगे का जो 50 क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा केवीएस मैदान की पीडीएफ से। अगर आपके पास नहीं होगा तो हमसे संपर्क करिएगा, हम पीडीएफ जो सेंड कर देंगे, उसी को जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन। इसके बाद अगले वाले क्लास में जो है हम लोग बचे हुए 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, उसको डिस्कस करके एनईपी डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद हायर एजुकेशन को जो है यहीं क्लोज कर देंगे। तो 3 क्लास और होनी है हम लोग की एनईपी हायर एजुकेशन की। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में।